अब हम बात करते हैं अपने सेकंड यूनिट के बारे में, जो कि है अंधेपन और कम दृष्टि के प्रभाव। अंधेपन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के बारे में मिथक और क्या क्या रूढ़ियां हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंधेपन और कम दृष्टि से संबंधित या उत्पन्न सीमाएं। ब्लाइंडनेस और लो विजन केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इन सीमाओं को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि उनके लिए प्रभावी पुनर्वास और शिक्षण रणनीतियाँ बनाई जा सकें। सबसे पहले क्या है, संज्ञानात्मक और बौद्धिक सीमाएं। कॉग्निटिव लिमिटेशन क्या होती हैं? दृष्टि हमारे सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है, लगभग 80%। इसके अभाव में निम्नलिखित सीमाएं आती हैं। अवधारणा विकास, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। जो चीज़ें बहुत बड़ी हैं जैसे पहाड़ और जो चीज़ें बहुत छोटी है जैसे कीटाणु या बहुत दूर है जैसे तारे, उनके बारे में सही अवधारणा बनाना कठिन होता है। प्रतीकात्मक अधिगम, चित्रों, चार्ट और मानचित्रों के माध्यम से सीखना कठिन हो जाता है। पर्यावरण का ज्ञान, दृष्टिहीन व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्पर्श और श्रवण पर निर्भर रहना पड़ता है, जो दृष्टि की तुलना में धीमा होता है। गतिशीलता और ओरिएंटेशन की सीमाएं, यह दृष्टिबाधिता की सबसे प्रमुख सीमा है। स्वतंत्र आवागमन, अज्ञात स्थानों पर बिना किसी सहायता के जाना जोखिम भरा हो सकता है। बाधाओं की पहचान, रास्ते में आने वाले गड्ढों, लटकती हुई टहनियों या सीढ़ियों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है। मानसिक मानचित्र, मेंटल मैपिंग, किसी स्थान की संरचना को मन में बैठाना, जैसे कमरा कहाँ है, गेट कहाँ है, अधिक समय लगता है। दैनिक जीवन के कौशल, डेली लिविंग स्किल्स क्या होती हैं? रोज़मर्रा के छोटे काम भी दृष्टि की कमी के कारण जटिल हो जाते हैं। स्वयं की देखभाल, कपड़ों का रंग मिलाना, जूते के फीते बांधना या व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। भोजन संबंधी कार्य, सब्जी काटना, खाना परोसना या गर्म बर्तनों का सुरक्षित उपयोग करना। पैसे की पहचान, सिक्कों और नोटों के बीच अंतर करना। शैक्षिक और व्यावसायिक सीमाएं। पठन पाठन, सामान्य मुद्रित सामग्री नहीं पढ़ पाना, उन्हें सिर्फ ब्रेल, ऑडियो या डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है। लेखन, पेन और कागज का उपयोग करके लिखना और फिर उसे स्वयं पढ़ पाना कठिन होता है। कैरियर विकल्प, कुछ पेशे जैसे पायलट, सर्जन या चित्रकार दृष्टि की अनिवार्यता के कारण सीमित हो जाते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं, गैर शाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरे के चेहरे के हाव भाव, इशारे या बॉडी लैंग्वेज को ना समझ पाना, जिससे सामाजिक संवाद में गलतफहमी हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी, दूसरों पर निर्भरता की भावना कभी कभी हीन भावना या चिंता पैदा कर सकती है। सामाजिक अलगाव, कई बार समाज या सहपाठियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण व्यक्ति एकाकी अर्थात एकांत महसूस करने लगता है। सीमाओं को कम करने के उपाय। गतिशीलता, सफ़ेद छड़ी अर्थात वाइट केन और ओरिएंटेशन प्रशिक्षण। शिक्षा, ब्रेल, स्क्रीन रीडर और ऑडियो की किताबें। दैनिक कार्य, स्पर्श संकेत और टॉकिंग डिवाइसेस का उपयोग करना। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का सहायता देना। निष्कर्ष क्या निकलता है? ब्लाइंडनेस से उत्पन्न ये सीमाएं व्यक्ति की अक्षमता नहीं है, बल्कि यह समाज और वातावरण की बाधाएं हैं। यदि हम समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन और सहायक तकनीक का सही उपयोग करें तो इन सीमाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की स्वतंत्रता के दो महत्वपूर्ण स्तंभों अर्थात ब्रेल लिपि और वाइट केन ट्रेनिंग के बारे में आइए हम विस्तार से समझते हैं।
ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि कोई भाषा नहीं बल्कि एक कोड है जिसे छूकर पढ़ा जाता है। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने 1824 में किया था। संरचना: ब्रेल लिपि का आधार ब्रेल सेल द्वारा होता है जिसमें 6 बिंदु होते हैं। ये बिंदु 2 खड़ी पंक्तियों अर्थात 3+3 में व्यवस्थित होते हैं। कार्यप्रणाली: इन 6 बिंदुओं के अलग अलग संयोजन से अक्षर, संख्याएं और विराम चिन्ह बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर 63 संयोजन संभव हैं। लेखन उपकरण: स्टाइलस और स्लेट। यह कलम और कागज की तरह है, जहां स्टाइलस से कागज पर उल्टी तरफ से बिंदु बनाए जाते हैं। ब्रेलर: परकिंस ब्रेलर क्या होता है? यह एक टाइपराइटर है की तरह कार्य होता है जिसमें 6 मुख्य कुंजियां होती हैं। महत्व क्या है? यह दृष्टिबाधित बच्चों में साक्षरता, व्याकरण और गणितीय कौशल विकसित करने का एकमात्र माध्यम होता है। व्हाइट केन ट्रेनिंग: सफ़ेद छड़ी को दृष्टिबाधित व्यक्ति का तीसरा हाथ और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण का हिस्सा माना जाता है। सफ़ेद छड़ी के प्रकार: स्टैंडर्ड स्टिक क्या होती है? एक लंबी सीधी छड़ी। फोल्डिंग स्टिक, जिसे मोड़कर बैग में रखा जा सके। स्मार्ट केन, जिसमें सेंसर लगे होते हैं जो घुटने से ऊपर की बाधाओं को पहचान कर कंपन करती हैं। मुख्य तकनीकें: 2 पॉइंट टच, छड़ी को दाएं बाएं जमीन पर थपथपाना ताकि सामने के गड्ढों या बाधाओं का पता चल सके। कॉन्स्टेंट कांटेक्ट क्या होता है? कांस्टेंट कांटेक्ट, छड़ी को जमीन से सटाकर रगड़ते हुए चलाना जिससे सतह के बदलाव जैसे फर्श से सड़क का पता चलता है। शोर लाइनिंग क्या होता है? दीवार या किनारे के सहारे सहारे चलना। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के चरण: पुनर्वास के क्षेत्र में गतिशीलता केवल चलने तक सीमित नहीं है। ओरिएंटेशन अभिविन्यास, यह जानना है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा गंतव्य कहाँ है और मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। मानसिक मानचित्र बनाना। मोबिलिटी गतिशीलता क्या होती है? सफ़ेद छड़ी का उपयोग करके सुरक्षित और गरिमापूर्ण तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इंद्रिय प्रशिक्षण, बची हुई इंद्रियों जैसे सुनने, सूंघने और छूने का अधिकतम उपयोग करना, जैसे रसोई की महक से दिशा पहचानना। विशेष शिक्षा के में शिक्षक का क्या योगदान हो सकता है? ब्रेल के क्षेत्र में कक्षा में ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और टेक्टाइल अर्थात स्पर्शनीय मानचित्र को बनाना। मोबिलिटी, कक्षा और स्कूल के वातावरण को बाधा मुक्त बनाना, जैसे गलियारों में सामान इत्यादि का न रखना। सामाजिक, अन्य क्षेत्रों को ह्यूमन गाइड मानवीय मार्गदर्शक बनने की तकनीक को सिखाना। ब्रेल व्यक्ति को साक्षर बनाती है, जबकि सफ़ेद छड़ी व्हाइट केन उसे स्वतंत्र बनाती है। विशेष शिक्षा में इन दोनों का समन्वय ही एक दृष्टिबाधित छात्र को समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के मनोसामाजिक नेतार्थ क्या होते हैं? दृष्टिबाधिता, अंधेपन और कम दृष्टि का प्रभाव केवल शारीरिक अक्षमता तक ही नहीं सीमित होता रहता, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इन मनोसामाजिक निहितार्थ को समझना इसलिए जरूरी है ताकि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। पहला क्या है? मनोवैज्ञानिक निहितार्थ, साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? दृष्टि का अभाव व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति पर निम्नलिखित प्रभाव डालती है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम क्या होता है? दूसरों पर निर्भरता की भावना के कारण व्यक्ति की आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। उसे लग सकता है कि वह सामान्य लोगों की तरह कार्य करने में सक्षम नहीं है। तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अज्ञात स्थानों पर जाने का डर, गिरने का डर या सामाजिक स्थितियों में सही प्रतिक्रिया न दे पाने की संभावना या चिंता बनी रहती है। भावनात्मक प्रक्रियाएं,
दृष्टि खोने की स्थिति में व्यक्ति अक्सर शोक, ग्रीफ के 5 चरणों से गुजरता है। क्या क्या है? अस्वीकार करना, डिनाय, यह मानना कि उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। क्रोध, एंगर, अपनी स्थिति के लिए स्वयं को या ईश्वर को दोष देना। सौदेबाजी, बार्गेनिंग, चमत्कार की उम्मीद का बनाए रखना। अवसाद, डिप्रेशन, एकाकीपन और उदासी महसूस करना। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, क्या होता है? अपनी स्थिति को स्वीकार कर पुनर्वास की ओर बढ़ाना। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन, सफलता के अवसरों की कमी महसूस होने पर व्यक्ति सीखने या नए कार्यों को करने की प्रेरणा खो सकता है। सामाजिक निहितार्थ, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? समाज का नज़रिया और व्यक्ति की सामाजिक भागीदारी भी इससे प्रभावित होती है। पहला क्या है? सामाजिक अलगाव। बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क ना हो पाना या चेहरे के हाव भाव ना समझ पाने के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति समूह में अलग थलग महसूस करने लगता है। सामाजिक दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता, समाज में अक्सर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रति या तो अत्यधिक सहानुभूति दिखाई जाती है या उन्हें अच्छा मान लिया जाता है। ये दोनों ही स्थितियां उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। निर्भरता, आने जाने, पढ़ने और दैनिक कार्यों के लिए परिवार या मित्रों पर निर्भरता उनके सामाजिक संबंधों के स्वरूप को बदल देती है। अधूरी जानकारी, समाज में होने वाली गैर शाब्दिक गतिविधियों जैसे किसी का मुस्कुराना या इशारा करना की जानकारी न मिल पाने से सामाजिक संवाद अधूरा रह जाता है। कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के विशेष मुद्दे क्या होते हैं? कम दृष्टि वाले लोगों की चुनौतियां अक्सर पूरी तरह ब्लाइंडनेस से अलग और कभी कभी अधिक जटिल होती है। पहचान का संकट, चूंकि वे थोड़ा बहुत देख सकते हैं इसलिए लोग अक्सर उनकी अक्षमता को समझ नहीं पाते और उन्हें बहाना बनाने वाले समझ लेते हैं। अस्थिर दृष्टि, प्रकाश की स्थिति बदलने पर उनकी कार्य क्षमता बदल जाती है जिससे वे मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। मनोसामाजिक पुनर्वास के उपाय। परामर्श, छात्र और परिवार को स्थिति स्वीकार करने और सकारात्मक रहने में मदद करना। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, उन्हें यह सिखाना कि बिना देखे दूसरों से संवाद कैसे करें और आत्मविश्वास से कैसे बात करें। समावेशी शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ खेलने और पढ़ने के अवसर देना ताकि सामाजिक भेदभाव कम हो। सफलता की कहानियाँ, रोल मॉडल जैसे हेलन किलर या सफल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बारे में बताना। ब्लाइंडनेस और लो विजन के मनोसामाजिक प्रभाव व्यक्ति को कमजोर बना सकते हैं, लेकिन सही सहानुभूति, उचित प्रशिक्षण और सहायक वातावरण के माध्यम से वे सशक्त और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जन्मजात और आकस्मिक अंधेपन और कम दृष्टि का मोटर, संज्ञानात्मक, भाषा और सामाजिक भावनात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, आगे देखते हैं। जन्मजात और आकस्मिक अंधेपन का विकास पर प्रभाव अलग अलग होता है। जन्मजात दृष्टिबाधिता में बच्चा शुरू से ही बिना दृष्टि के संसार को समझने की कोशिश करता है, जबकि आकस्मिक दृष्टिबाधिता में व्यक्ति के पास पहले से ही दृश्यात्मक अनुभव होते हैं। यहाँ विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पहला, मोटर डेवलपमेंट। मोटर विकास का अर्थ है शारीरिक गतिविधियों और अंगों के समन्वय का विकास। जन्मजात, ऐसे बच्चों में मोटर विकास अक्सर धीमा होता है क्योंकि उनमें देखकर नकल करने की क्षमता नहीं होती है। वे पलटने, रेंगने और चलने में देरी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वातावरण में किसी वस्तु तक पहुंचने का दृश्य प्रोत्साहन नहीं होता है। उनमें ब्लाइंडिज्म्स जैसे आंखें मलना या शरीर को हिलाना जैसी आदतें विकसित हो सकती हैं। आकस्मिक एडवेंटियस क्या होता है?
इन व्यक्तियों का मोटर विकास पहले ही हो चुका होता है, लेकिन दृष्टि खोने के बाद उनके संतुलन और चाल में असुरत छा जाती है। वे गिर जाने के डर से अपनी गतिविधियों को सीमित कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है सोचने, समझने और अवधारणा बनाने की क्षमता। जन्मजात। दृष्टि के अभाव में बच्चा जानकारी जुटाने के लिए स्पर्श और श्रवण पर निर्भर रहता है। इससे अपूर्ण अवधारणाएं बन सकती है। उदाहरण के लिए एक बड़े हाथी को छूकर पूरी तरह समझना उसके लिए कठिन होता है। वे अमूर्त अवधारणाओं को समझने में अधिक समय लेते हैं। आकस्मिक। इनके पास पहले से ही मानसिक चित्र होते हैं। यदि वे शब्द सुनते हैं तो वे उसे मन में देख सकते हैं। उनकी चुनौती नई जानकारी को बिना देखे अपने पुराने ज्ञान से जोड़ने की होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास। भाषा विकास का दृष्टि से गहरा संबंध है, क्योंकि हम इशारों और वस्तुओं को देखकर शब्द सीखते हैं। जन्मजात। ऐसे बच्चों में वर्बलिज्म की समस्या देखी जाती है, यानी वे उन शब्दों का उपयोग करते हैं जिनका उन्हें वास्तविक अनुभव नहीं होता है। जैसे आसमान नीला है, उन्हें मैं, तुम, यहाँ, वहाँ जैसे सर्वनामों को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये संदर्भ पर आधारित होते हैं। आकस्मिक। इनकी भाषा संरचना और शब्दावली पहले से विकसित होती है। मुख्य चुनौती गैर शाब्दिक संचार अर्थात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे चेहरे के हाव भाव और इशारों को खो देने की होती है, जिससे संवाद का प्रभाव कम हो सकता है। सामाजिक भावनात्मक विकास। जन्मजात से सामाजिक संकेतों जैसे किसी का मुस्कुराना या हाथ हिलाना को ना समझ पाने के कारण ये बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में पीछे रह सकते हैं। वे अक्सर अपने आप में सिमटे रह सकते हैं। उनमें सामाजिक कौशल को जानबूझकर सिखाने की आवश्यकता होती है। आकस्मिक में क्या होता है? दृष्टि का अचानक जाना गहरा मानसिक आघात अर्थात ट्रॉमा पहुंचाता है। व्यक्ति अवसाद अर्थात डिप्रेशन, क्रोध और हीन भावना का शिकार हो सकता है। उसकी सामाजिक भूमिका जैसे नौकरी या परिवार में स्थान बदल जाती है, जिससे उसका आत्मसम्मान अत्यधिक प्रभावित होने लगता है। जो अभी हमने पढ़ा है उसका एक तुलनात्मक तालिका जो है वो बनाई गई है, आइए देख लेते हैं। विकास का क्षेत्र मोटर अर्थात नकल की कमी से देरी होती है। समन्वय में संतुलन खोने का डर होता है। सुरक्षित चलने की चुनौतियाँ होती हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्पर्श आधारित अवधारणा निर्माण में समय लेती है, जबकि आकस्मिक में क्या होता है? दृश्यात्मक स्मृतियों का लाभ होता है और नई तकनीक सीखना होता है। भाषा वर्बलिज्म वस्तुओं के नाम और अनुभव में अंतर होता है, पहले से विकसित होती है, केवल दृश्य संकेतों का अभाव होता है। सामाजिक भावनात्मक सामाजिक संकेतों की अनभिज्ञता होती है, पहचान का संकट या भावनात्मक आघात होता है। जन्मजात दृष्टिबाधिता बच्चों को प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है ताकि उनका विकास पटरी पर रहे, जबकि आकस्मिक दृष्टिबाधिता व्यक्तियों को पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहारे की अधिक आवश्यकता होती है। सेंसरी ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्र की अन्य इंद्रियों जैसे छूना, सुनना, सूंघना और चखना इत्यादि को इतना विकसित करना है कि वे दृष्टि की कमी को पूरा कर सकें। इसे इंद्रिय क्षतिपूर्ति अर्थात सेंसरी कंपनसेशन भी कहा जाता है। टैक्टाइल ट्रेनिंग स्पर्श इंद्रिय प्रशिक्षण क्या होता है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हाथ ही उसकी आंखें होते हैं। ब्रेल लिपि सीखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुओं की पहचान विभिन्न बनावट वाली वस्तुओं का संग्रह करना, जैसे मखमली कपड़ा, रेगमाल, रेशम, खुरदुरा, पत्थर इत्यादि। आकार और वजन छात्र को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और अलग अलग वजन वाली वस्तुओं के बीच अंतर करना सिखाना। छांटने की गतिविधि
एक कटोरे में मिले हुए दाने जैसे राजमा और चावल को अलग अलग करना, इससे उंगलियों की सूक्ष्म मांसपेशियां विकसित होती हैं। उभरे हुए मानचित्र, धागों या ग्लू की मदद से बने चित्रों को छूकर रास्तों या आकृतियों को समझना। ऑडिटरी ट्रेनिंग, श्रवण इंद्रिय प्रशिक्षण क्या होता है? दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने वातावरण को समझने और सुरक्षित चलने के लिए आवाज़ पर बहुत निर्भर रहता है। ध्वनि दिशा पहचान, कमरे के अलग अलग कोनों से आवाज़ करना और छात्रों से पूछना कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। ध्वनि भेदभाव, साउंड डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग पक्षियों, वाहनों या वाद्य यंत्रों की आवाज़ों को पहचानना। दूरी का अनुमान, आवाज़ की तीव्रता से यह समझना कि कोई वस्तु या व्यक्ति पास आ रहा है या दूर जा रहा है। इकोलोकेशन क्या होता है? चुटकी बजाकर या छड़ी की आवाज़ से गूंज को महसूस करना, जिससे दीवार या बंद कमरे का आभास होता है। घ्राण अर्थात सूंघना और स्वाद इंद्रिय प्रशिक्षण, ऑल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी ट्रेनिंग, ये इंद्रियां ओरिएंटेशन और दैनिक जीवन में बहुत सहायक होते हैं। दिशा का बोध, रसोई की महक से यह पहचानना कि घर का कौन सा हिस्सा कहाँ है, या फूल की महक से बगीचे का पता लगाना। सुरक्षा, जलने की गंध, गैस लीक या खराब खाने की पहचान करना सिखाना। स्वाद, विभिन्न खाद्य पदार्थों, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन इत्यादि के माध्यम से स्वाद कलिकाओं को सक्रिय करना, जो भोजन का आनंद लेने और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अवशिष्ट दृष्टि का प्रशिक्षण, यदि बच्चे के पास थोड़ी भी कम दृष्टि बची है तो उसे बेकार न छोड़ें। प्रकाश का पीछा करना, अंधेरे कमरे में टार्च की रोशनी का पीछा करना। कॉन्ट्रास्ट की पहचान, सफ़ेद बोर्ड पर काले निशान या गहरे रंग की वस्तुओं को पहचानने का अभ्यास कराना। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, किसी बड़ी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करना ताकि मस्तिष्क और अंगों का तालमेल बना रहे। विशेष शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव क्या है? स्पर्श, ब्रेल पढ़ने की तैयारी, विभिन्न बनावट वाले बोर्ड, क्ले, मिट्टी, मनके इत्यादि का प्रयोग करना। श्रवण, स्वतंत्र गतिशीलता, ऑडियो टेप, घंटी वाली गेंद, शोर करने वाले खिलौने। घ्राण, वातावरण का ज्ञान, मसाले, फूल, इत्र, साबुन इत्यादि। अवशिष्ट दृष्टि, अधिकतम उपयोग, मैग्नीफायर, चमकीले रंग की वस्तुएं। संवेदी प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल इंद्रियों को तेज करना नहीं है, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क को यह सिखाना है कि वह इन इंद्रियों से मिलने वाली सूचनाओं का विश्लेषण कैसे करे। एक प्रशिक्षित इंद्रिय वाला बच्चा बिना दृष्टि के भी दुनिया का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बना सकता है। अगला टॉपिक है अंधेपन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के प्रति परिवार और समुदाय का दृष्टिकोण। अंधेपन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के प्रति परिवार और समुदाय का दृष्टिकोण उनके पुनर्वास और आत्मसम्मान को सबसे अधिक प्रभावित करता है। समाज में जागरूकता की कमी के कारण अक्सर उनके प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक या अत्यधिक सुरक्षात्मक होता है, जो उनकी प्रगति में बाधक बनता है। पहला क्या है? परिवार का दृष्टिकोण, फैमिलीज एटीट्यूड क्या होता है? परिवार किसी भी बच्चे या व्यक्ति की पहली पाठशाला और सहारा होता है। दृष्टिबाधिता के प्रति परिवार का व्यवहार अक्सर निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है। अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया, कई माता पिता बच्चों को चोट लगने के डर से उन्हें चलने फिरने या खुद का काम करने से रोकते हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी और अत्यधिक निर्भरता पैदा होती है। अस्वीकार्यता, कुछ परिवार यह स्वीकार नहीं कर पाते कि उनके बच्चे को दृष्टि दोष है। वे डॉक्टरों और झाड़ फूक के चक्कर में कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जिससे प्रारंभिक हस्तक्षेप में देरी होती है।
अपराध बोध, माता पिता अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। नेग्लेक्ट, उपेक्षा, कुछ मामलों में विशेष रूप से ग्रामीण या गरीब परिवारों में दृष्टिबाधित बच्चों को बोझ मानकर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। समुदाय का दृष्टिकोण, सहानुभूति बनाम समानुभूति, समाज अक्सर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दया की दृष्टि से देखता है। उन्हें बेचारा कहना या उनकी क्षमताओं पर शक करना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। उन्हें दया नहीं बल्कि समान अवसर चाहिए होता है। सामाजिक कलंक, कुछ समुदायों में दृष्टिबाधिता को पिछले जन्म के पापों या श्राप से जोड़कर देखा जाता है, जो पूरी तरह से गलत और अवैज्ञानिक है। कम आंकना, नियोक्ता और पड़ोसी अक्सर यह मानते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति जटिल कार्य नहीं कर सकते, जिससे उनके रोजगार और सामाजिक मेलजोल के अवसर कम होते जाते हैं। रुकावट, बैरियर्स, समुदाय अक्सर बुनियादी ढांचों, सड़क, परिवहन, भवन इत्यादि को उनके अनुकूल बनाने के प्रति उदासीन रहता है। दृष्टिकोण का व्यक्ति पर प्रभाव, परिवार और समाज का व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकार देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? यदि परिवार बच्चे को प्रोत्साहित करता है तो वह आत्मनिर्भर और सफल बन सकता है। नकारात्मक दृष्टिकोण हीन भावना, अकेलापन और मानसिक अवसाद का कारण बनता है। दृष्टिकोण बदलने के उपाय क्या हो सकते हैं? पहले क्षेत्र की बात करेंगे, जागरूकता। आवश्यक कदम क्या क्या हो सकते हैं? दृष्टिबाधिता के वैज्ञानिक कारणों और सफल दृष्टिबाधित व्यक्तियों की कहानियों का प्रचार करना। अभिभावक, माता पिता को यह सिखाना कि वे बच्चे के सहारा नहीं बल्कि सशक्तिकर्ता बने। सामुदायिक कार्यक्रम, स्कूलों और मोहल्लों में ऐसे खेल या कार्यक्रम आयोजित करना जहां सामान्य और दृष्टिबाधित बच्चे साथ मिल सके। बाधा मुक्त वातावरण, सार्वजनिक स्थानों पर टैक्टाइल पाथ और टॉकिंग सिग्नल्स की मांग को करना। निष्कर्ष क्या निकलता है? दृष्टिबाधित व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा उसकी आंखों की रोशनी नहीं बल्कि समाज का नकारात्मक नजरिया होता है। जब हम उन्हें विकलांग के बजाय अलग तरह से सक्षम के रूप में देखना शुरू करेंगे, तभी वास्तविक समावेश संभव हो सकेगा। अंधेपन और कम दृष्टि के बारे में मिथक और रूढ़ियाँ क्या क्या हैं? अंधेपन और कम दृष्टि को लेकर समाज में कई तरह की गलतफहमियां और रूढ़ियां व्याप्त हैं। ये मिथक अक्सर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति के बजाय बाधा उत्पन्न करते हैं। पहला मिथक क्या है? अंधे होने का मतलब है कि व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वास्तविकता क्या है? दृष्टिबाधिता एक स्पेक्ट्रम अर्थात दायरा है। पूर्ण रूप से टोटली ब्लाइंड लोगों की संख्या कुल दृष्टिबाधित आबादी का केवल 10 से 15% है। अधिकांश लोगों को प्रकाश का अनुभव, धुंधली आकृतियां या केवल किनारों से दिखाई देता है। इसे कम दृष्टि या लीगल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। दूसरा मिथक क्या है? दृष्टिबाधित लोगों की अन्य इंद्रियां जैसे सुनना, सूंघना जादुई रूप से तेज हो जाती है। वास्तविकता क्या है? यह बहुत ही आम रूढ़ी है कि दृष्टि खोने पर कान अपने आप तेज हो जाते हैं। सच यह है कि उनकी इंद्रियां सामान्य ही होती हैं, लेकिन वे जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। यह अभ्यास का परिणाम है, किसी चमत्कार का नहीं। तीसरा मिथक क्या है? सभी दृष्टिबाधित लोग ब्रेल पढ़ते हैं। वास्तविकता क्या है? आज के डिजिटल युग में सभी दृष्टिबाधित लोग ब्रेल का उपयोग नहीं करते। कई लोग स्क्रीन रीडर्स, ऑडियो बुक्स और वॉइस कमांड वाले स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। जो लोग जीवन के उत्तरार्ध में दृष्टि खोते हैं, उनके लिए ब्रेल सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए वे तकनीक पर अधिक निर्भर होते हैं। चौथे मिथक क्या है? वे अकेले कहीं नहीं जा सकते, उन्हें हमेशा मदद की जरूरत होती है। वास्तविकता क्या है? उचित प्रशिक्षण के साथ दृष्टिबाधित व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। व्हाइट केन या गाइड डॉग की मदद से सड़कों, बसों और मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। रूढ़िता क्या है?
लोग अक्सर बिना पूछे उनका हाथ पकड़कर सड़क पार कराने लगते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। हमेशा पहले पूछना चाहिए कि क्या उन्हें मदद की ज़रूरत है या नहीं। पांचवी मिथक बातें क्या है? वे सामान्य नौकरी नहीं कर सकते। वास्तविकता क्या है? सहायक तकनीक की मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति लगभग हर क्षेत्र में सफल है। वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षक, वकील, बैंक मैनेजर और प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदों पर कार्यरत हैं। वे कंप्यूटर पर वैसे ही काम करते हैं जैसे कोई और, बस वे स्क्रीन देखने के बजाय उसे सुनते हैं। अगला मिथक पॉइंट क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के साथ बात करते समय देखना जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तविकता क्या है? यह एक अनावश्यक संकोच है। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी अपनी बातचीत में देखो, फिल्म देखना या मिलते हैं जैसे मुहावरों का सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। उनके सामने इन शब्दों का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है और ना ही वे उसका बुरा मानते हैं। अगला मिथक पॉइंट क्या है? वे हमेशा अंधेरे में रहते हैं। वास्तविकता, जैसे पहले ही बताया गया है, कई लोग प्रकाश और रंगों को देख सकते हैं। इसके अलावा अंधेपन का अनुभव आंखें बंद करने पर दिखने वाले कालेपन जैसा नहीं होता। कई जन्मजात अंधे लोगों के लिए रंग या अंधेरा जैसी अवधारणाएं दृष्टिगत रूप से मौजूद ही नहीं होती हैं। संक्षेप में मिथ्या बनाम वास्तविकता की तालिका बनी है जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। आइए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए आधुनिक तकनीकी ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज वे स्मार्टफोन और कंप्यूटर का उपयोग उतना ही तेजी से कर सकते हैं जितना कि एक सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति। कैसे? स्क्रीन रीडर, यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है। यह कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट को आवाज़ में बदल देती है। NVDA और जावाज, ये विंडोज कंप्यूटर के लिए सबसे लोकप्रिय स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। टॉकबैक, एंड्रॉयड और वॉइस ओवर iOS ये स्मार्टफोन में पहले से मौजूद होते हैं। इनकी मदद से यूज़र केवल स्वाइप और गेस्चर के जरिए पूरा फ़ोन चला सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, AI आधारित ऐप्स क्या होते हैं? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दृष्टिबाधितों के लिए आंखों का काम करना शुरू कर दिया है। सीइंग AI, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल लुकआउट, ये ऐप्स फ़ोन के कैमरे का उपयोग करके सामने रखी चीज़ों को पहचानते हैं। ये टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, करेंसी नोट की पहचान कर सकते हैं और यहाँ तक कि सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे का हाव भाव भी बता सकते हैं। बी माई आइज, यह एक अनूठा ऐप है जो दृष्टिबाधित यूजर को एक वीडियो कॉल के जरिए दुनिया भर के स्वयंसेवक वॉलंटियर से जोड़ता है। स्वयंसेवक कैमरे के जरिए देखकर उन्हें रास्ता बताने या एक्सपायरी डेट पढ़ने जैसी मदद करते हैं। नेविगेशन और मोबिलिटी, GPS, कभी भी आने जाने के लिए अब वे केवल छड़ी पर निर्भर नहीं है। GPS ऐप्स क्या है? लेज़ारिलो या गूगल मैप्स जैसे ऐप्स ऑडियो निर्देश देते हैं कि अगला मोड़ कहाँ है या कौन सी बस आने वाली है। स्मार्ट कैम, कुछ छड़ियों में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे होते हैं जो घुटने से ऊपर की बाधाओं जैसे लटकते हुए बोर्ड या पेड़ की डालियों के बारे में वाइब्रेशन के जरिए सचेत कर देते हैं। पढ़ने और लिखने के उपकरण, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, यह एक डिवाइस है जिसे कंप्यूटर या फ़ोन से जोड़ा जा सकता है। इसमें छोटे पिन होते हैं जो स्क्रीन पर लिखे शब्दों के अनुसार ऊपर नीचे होकर ब्रेल लिपि बनाते हैं। यूजर इसे छूकर पढ़ सकता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह तकनीक प्रिंटेड किताबों को स्कैन करके उन्हें डिजिटल टेक्स्ट या ऑडियो में बदल देती है, जिससे किसी भी छपी हुई किताब को सुनना संभव हो जाता है। दैनिक जीवन के स्मार्ट गैजेट, करंटली आइडेंटिफायर, छोटे डिवाइस जो नोट की कीमत बोलकर बताते हैं। टॉकिंग गैजेट्स, बोलने वाली थर्मामीटर, BP मशीन, वजन तौलने वाली मशीन और यहाँ तक कि बोलने वाली रसोई की घड़ी। कलर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये डिवाइस कपड़ों या किसी भी वस्तु पर लगाने पर उसका रंग बोलकर बताते हैं, जिससे उन्हें कपड़े मैच करने में आसानी होती है।
जहाँ आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यूनिट हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। धन्यवाद।